यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ साइंस। और आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, ये है हमारा सीटेट या फिर महाटेट। अभी महाटेट के भी एप्लीकेशन, महाराष्ट्र के जो टीईटी होता है उसके भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 30 तारीख उसकी लास्ट डेट है दोस्तों। तो आज का जो सेशन हमारा, हम दोनों एग्ज़ाम्स को कवर कर रहे हैं, सीटेट को भी और महाटेट को भी। और आज का जो टॉपिक है हमारा, ये है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन जो होता है ये किस तरह से होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर एनिमल्स हो या फिर इंसेक्ट्स हो, मैमल्स हो। तो इनके अंदर हम रेस्पिरेशन को आज के टॉपिक में देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल इज़ नोन एज। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिएगा। कोशिका में क्या कह रहा है, कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल इज़ नोन एज। ऑप्शन दे रहा है, ब्रेकडाउन प्रोसेस, सेल्यूलर प्रोसेस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, फूड ब्रेकडाउन या फिर नन ऑफ दिस। यानी कि टूटने की प्रक्रिया, कोशिकीय श्वसन, भोजन का टूटना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है यहाँ पर, देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द सेल इज़ नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्स के अंदर जो फूड के टूटने का जो प्रोसेस होता है, जब फूड ब्रेकडाउन होता है, जब हम फूड को ही सॉलो करते हैं, इंटेक करते हैं, और जब वो हमारे सेल्स तक जाकर वहाँ पर जब टूटता है, हमारे इंटेस्टाइन्स के ज़रिए से, विलीस के ज़रिए से, हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के ज़रिए से सेल्स, पूरे बॉडी के अंदर सेल्स में पहुँचता है और वहाँ पर जाकर जब वो ब्रेकडाउन होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं दोस्तों सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे हम उसे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स, यानी सांस लेने के दौरान निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। निम्नलिखित में से क्या घटित होता है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए दे रहा है, देखिए, द डायफ्राम रिलैक्सेस। डायफ्राम जो होता है दोस्तों, ये हमारी थोरैसिक कैविटी, जो हमारा चेस्ट का जो रीजन होता है, तो थोरैसिक कैविटी को और हमारी एब्डोमिनल कैविटी को, जहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी को और चेस्ट कैविटी को या फिर थोरैसिक कैविटी को ये हमारे डिवाइड करता है या फिर अलग अलग करता है, तो वो होता है डायफ्राम। ऑप्शन ए है, द डायफ्राम रिलैक्सेस, यानी कि डायफ्राम शिथिल हो जाता है। द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस इन वॉल्यूम, यानी कि छाती गुहा का आयत कम हो जाता है। एयर प्रेशर, क्या कह रहा है, एयर प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीजेस, फेफड़ों में हवा का दबाव बढ़ जाता है। या फिर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम सिकुड़ता है। देखिए, आप अगर इसका प्रैक्टिकल करके अगर देखेंगे आप, तब भी आप इसको पता चलेगा कि हम जब सांस लेते हैं, जब हम इनहेलेशन का प्रोसेस करते हैं, इनहेलेशन का मतलब है ऑक्सीजन को, हवा से ऑक्सीजन को अंदर लेना। तो जब हम इनहेलेशन का प्रोसेस जब हम करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा डायफ्राम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सिकुड़ता है। आप सांस लेकर देखिएगा एक बार, तो आपका डायफ्राम क्या होगा, वो सिकुड़ेगा, नीचे जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं वो लंग्स को फूलने के लिए वहाँ पर जगह मिलेगी और एयर हमारे बॉडी के अंदर या फिर लंग्स के अंदर एयर भरा जाएगा वहाँ पर। तो डायफ्राम क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर डायफ्राम सिकुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के पहले आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं इस डायग्राम से। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड्स। और क्या होता है, ये डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे जाता है। यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये इनहेलेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। जैसे ही यहाँ से एयर अंदर आएगी तो हमारे लंग्स जो होंगे ये थोड़ा बड़े होंगे साइज़ में और एयर इसके अंदर भरी जाएगी, और ये जो डायफ्राम दिख रहा है आपको, ये थोड़ा नीचे की तरफ सरकेगा, डाउनवर्ड्स जाएगा ये। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक्सेलेशन के प्रोसेस में जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, तब डायफ्राम ऊपर की साइड में को उठता है। ये देखिए, तो यहाँ पर डायफ्राम ऊपर उठ रहा है, मतलब वो रिलैक्स पोजीशन में जा रहा है।
तो सांस लेने के दौरान डायफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की ओर बढ़ता है, जिससे वक्ष गुहा का आयत बढ़ जाता है और फेफड़ों में दबाव कम हो जाता है, जिससे हवा अंदर प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम के ज़रिए से आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। जब ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग से होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, रेस्पिरेशन जो होगा दोस्तों ये 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा? एक है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, या फिर हम एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम किसे कैसे कहते हैं? वायुवीय श्वसन या फिर अवायुवीय श्वसन जिसे हम कहते हैं। तो देखिएगा क्या कह रहा है, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब हम ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन दोस्तों। उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायुवीय श्वसन। और जब हम विदाउट ऑक्सीजन का यूज़ किए कि हमारे अंदर जब सेल्स के अंदर फूड ब्रेकडाउन होता है पार्शियल तौर से या फिर कुछ मात्रा में जब फूड का ब्रेकडाउन होता है विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर अवायुवीय श्वसन कहेंगे हम उसे। तो हमारा राइट आंसर रहेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। नेम द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच कॉजेस मसल क्रैम्प्स। देखिए, श्वसन के उस प्रकार का नाम बताइए जो मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। मसल क्रैम्प्स आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कि जो गेम्स खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हो गए या फुटबॉल प्लेयर्स हो गए या फिर बहुत सारे एथलीट्स हो गए, जिम्नास्टिक्स हो गए, तो वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा गेम्स को खेलने के बाद वहाँ पर उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल्स क्रैम्प जिसे हम कहते हैं। तो मसल क्रैम्प्स करने का रीज़न क्या है यहाँ पर वो बताना है आपको। तो ऑप्शन दे रहा है, देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर वायुवीय श्वसन जिसे हम कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन और वायुवीय रेस्पिरेशन, या फिर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसका राइट आंसर रहेगा। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं, देखिएगा, जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? आप अगर रनिंग कर रहे हैं, फास्ट दौड़ रहे हैं आप, या फिर अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम के अंदर, या फिर आप कोई गेम्स खेल रहे हैं और उसमें आप बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, तो आपके जो बॉडी है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। हमारे जो शरीर है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, नीड ज़्यादा हो जाती है। तब वहाँ पर क्या होता है, हमें जितना रेगुलर ऑक्सीजन जो मिलता है तो उससे जब लेवल बढ़ता है तो वहाँ पर हमारे सेल्स क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को शुरू कर देते हैं। वो टेम्परेरी होता है। जब तक हम कोई काम तेज़ कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं तो वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, तो वहाँ पर हमें मसल्स क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। अगर कोई गेम का प्लेयर्स है, अगर कोई प्लेयर है एक और वो कंटिन्यू गेम्स खेल रहा है, तो उसके अंदर मसल्स क्रैम्प आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन उसके बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहेगा उसका रीज़न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा, नेम द टर्म विच मीन्स टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। यानी उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ है ऑक्सीजन से भरपूर हवा को शरीर में लेना। यानी कि एक टर्म है, जब हम ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं तो उसके लिए एक टर्म दिया गया है। तो वो टर्म क्या है आपको वो बताना है। ऑप्शन है एक्सेलेशन, इन्हेलेशन, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। सांस छोड़ना, सांस लेना, या फिर ब्रीथिंग, सांस लेना ही उसका ट्रांसलेशन होता है, और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो इन्हेलेशन का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उस इन्हेलेशन के प्रोसेस को हम कहेंगे टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। और एक्सेलेशन का जो प्रोसेस रहेगा दोस्तों, हम जब
कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेलेशन का प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टीनी एयर सैक इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर्स। यानी कि फेफड़ों में स्थित उन छोटी वायु थैलियों का क्या नाम है जहां गैस विनिमय होता है। जहां गैस विनिमय होता है मतलब गैसेस का एक्सचेंज जिन थैलियों में, छोटे छोटे जो बॉल्स टाइप में जो थैलियाँ होते हैं वहाँ पर गैसेस हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज होता है। तो उन थैलियों का नाम क्या है यहाँ पर आपको वो बताना है। आपने पढ़ा अगर होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन है ए ब्रोंकियोल्स, और बी है एल्वियोलाई, सी है ट्रैकिया, या फिर डी है ब्रोंकाई। तो जो थैलीनुमा जो होता है दोस्तों, एयर सैक जिसे हम कहते हैं, जब जो बबल के टाइप में लगता है तो वो उसे हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर एल्वियोलाई, उसे हम कहेंगे एल्वियोलाई, यानी कि बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आप इस इमेज के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिएगा एल्वियोलाई आर टीनी सैक। ये क्या होते हैं? ये बहुत छोटी वायुव्य थैली होती है जहाँ हवा और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से लंग्स के अंदर ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और फिर वहाँ पर आपको छोटे छोटे इस तरह से, जैसे कि ग्रैप्स होता है, आपने अंगूर का गुच्छा जो देखा होगा उस तरह से जो सो आपके एयर सैक आपको नज़र आएगा, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। और इसी एक बबल को अगर हम वहाँ पर जूम करके अगर देखते हैं तो इस तरह से आपको एक एल्वियोलाई नज़र आता है, जहाँ पर आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, एक्सेल होती है, और हमारे ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर आती है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। तो इनहेलेशन का प्रोसेस और एक्सेलेशन का प्रोसेस जो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है असर्शन। देखिए क्या कह रहा है असर्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर एटीपी कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या कह रहा है यहाँ पर, एरोबिक श्वसन अवायुव्य श्वसन की तुलना में अधिक एटीपी उत्पन्न करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर एटीपी कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बात तो यहाँ पर सही कह रहा है दोस्तों कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात आती है तो वहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ये आपको समझना चाहिए। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा तो वहाँ पर जो एटीपी होगा, ये एटीपी जब प्रोड्यूस होगा वहाँ पर, तो कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन वो ज़्यादा ही रहेगा हमेशा। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब एटीपी प्रोड्यूस होता है तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर उसकी मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस रहेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद रहेगा, तो वहाँ पर आपके एटीपी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रीज़न क्या है यहाँ पर देखिएगा, रीज़न कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या कर रहा है, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में पूर्ण ऑक्सीकरण शामिल होता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही कह रहा है। तो ऑप्शन क्या रहेगा देखिएगा यहाँ पर हमारा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिएगा यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्शन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्शन दोनों यहाँ पर आपको बताया गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अबाउट 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स? 36 से लेकर 38 एटीपी, 36 से लेकर 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। बिकॉज इट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी के अंदर यानी कि H2O के अंदर। वाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली पार्शियली ब्रेक डाउन ग्लूकोज, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, बहुत कम होता है, आंशिक रूप से ग्लूकोज का वहाँ पर जो सो ब्रेक डाउन होता है। तो जिसकी वजह से सिर्फ 2 एटीपी यहाँ पर, जस्ट 2 एटीपी यहाँ पर जो सो प्रोड्यूस होते हैं या यील्डिंग होती है उसकी। तो आप कंपैरिजन समझ रहे देखिएगा कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस है तो वहाँ पर 36 से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का वहाँ पर जो सो
प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो सिर्फ 2 ATP वहाँ पर, जस्ट 2 ATP वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द गिल्स हैज़ द फिश टू, यानी कि गलफड़े मछली की मदद करते हैं। किसके लिए मदद करते हैं, क्यों मदद करते हैं गलफड़े? हमारे अंदर, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारे अंदर सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए हमारे अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, लेकिन फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं, मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं। तो ये मदद करते हैं, किस लिए करते हैं ये देखिएगा। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए। अब मछलियाँ तो हवा में रहेंगी नहीं, मछलियाँ कहाँ रहती है, पानी में, तो ऑक्सीजन भी तो पानी में से ही लेंगी ना वो, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर कट गया। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, टेक इन ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि पानी में घुली ऑक्सीजन लेने से। अब पानी में ऑक्सीजन होती है, ये बात तो सही है, और मछलियाँ जो ऑक्सीजन लेती है ये पानी से ही ऑक्सीजन को लेती है। जो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ होता है वही ऑक्सीजन को मछलियाँ यानी कि फिशेस अपने गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेती हैं। तो अपने गलफड़े के थ्रू, जो सो अपने गलफड़े के ज़रिए से वो ऑक्सीजन को, जो पानी में घुला हुआ है, वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो है बी, यानी कि पानी में घुली ऑक्सीजन लेने में। यहाँ पर देखिए, आप इस इमेज के अंदर आप समझ सकते हैं कि जो गिल्स होते हैं मछली के अंदर, जो गिल्स होते हैं ये वाले यहाँ पर, तो इन गिल्स के थ्रू जो सो मछलियाँ ऑक्सीजन जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, वो लेती हैं। अगर आप इंसेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि कॉकरोच वगैरह हो गए, तो ये वो अपने स्पायरिकल्स के थ्रू, इस तरह से यहाँ पर आपको छोटे छोटे 2-2 होल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो उन होल्स के ज़रिए से, जिसे हम स्पायरिकल्स कहते हैं, स्पायरिकल के ज़रिए से वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। और जो अर्थवॉर्म होती है, तो अर्थवॉर्म जो होते हैं दोस्तों, ये ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं, वो अपने स्किन के ज़रिए से करते हैं। उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, मॉइस्ट होती है, और वेट होती है या फिर मॉइस्ट होती है। तो अपने स्किन के ज़रिए से वो जो सो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। अगर हम फ्रॉग्स की बात करेंगे, मेंढक की, तो वो अपने स्किन के ज़रिए भी करेंगे और अपने लंग्स के ज़रिए से भी करेंगे। तो उनके अंदर दोनों होते हैं, स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं और अपने लंग्स के थ्रू भी वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यीस्ट आर यूज टू मेक, यानी कि खमीर का उपयोग बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मैक्सिमम जितने भी टॉपिक हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, तो सभी के ऊपर आपको क्वेश्चन सीटेड में अलग अलग सिर्फ क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। तो हर एक कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा, कहीं डाउट है तो बता सकते हैं आप। तो देखिए, खमीर जिसे हम कहते हैं ईस्ट, और उसका जो इस्तेमाल होता है, उसका जो उपयोग होता है, वो क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कर्ड, यानी कि दही बनाने के लिए, तो बिल्कुल गलत बात है। बी है वाइन एंड बियर, यानी कि वाइन और बियर बनाने के लिए, जिसे हम अल्कोहल भी कहते हैं, या फिर इथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए, या फिर बेकरी के अंदर भी जो सो इसका आइटम का ईस्ट का यूज़ किया जाता है। तो बेकरी आइटम्स में भी इसका यूज़ किया जाएगा और वाइन एंड बियर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि दोनों, बोथ बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि केंचुए जो है सो किसके थ्रू सांस लेते हैं, किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो वो है अपने स्किन के थ्रू, यानी कि अपने त्वचा के द्वारा वो श्वसन का प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द सेल ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू। अब कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किया जाता है, और जब ग्लूकोज टूटता है दोस्तों, ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन के यूज़ के बाद, जब ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है और ग्लूकोज वहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है सेल्स के अंदर, तो वहाँ पर क्या बाय प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, वो बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, बी है फैट, सी है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और डी है लैक्टिक एसिड, वाटर एंड एनर्जी। तो जब भी ऑक्सीजन की बात आती है और ऑक्सीजन प्रेजेंस जब भी होता है, तो आपको सीधे सीधे वहाँ पर
क्लिक करना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को। जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। हमें जब मिलता है जो बाय प्रोडक्ट उसका, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और एनर्जी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉकरोचेस ब्रीथ बाय यूजिंग एन ऑर्गन कॉल्ड। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, कॉकरोच किस अंग का उपयोग करके सांस लेते हैं। कॉकरोच किस अंग का उपयोग करके सांस लेते हैं। ए है नोज़ यानी कि नाक, बी है ट्रैकिया यानी कि श्वसन नली, सी है ए और बी दोनों यानी कि नोज़ और ट्रैकिया दोनों, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, या फिर जो कॉकरोचेस होते हैं, ये हमारे स्पायरिकल्स के थ्रू, स्पायरिकल्स के ज़रिए से ये सांस लेते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं या फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर स्पायरिकल ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, असर्शन और रीज़न टाइप का एक क्वेश्चन फिर से है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैन ऑकर इन मसल सेल्स ड्यूरिंग वेगरस एक्सरसाइज। मतलब क्या कर रहा है कि ज़ोरदार व्यायाम के दौरान मांसपेशियाँ या फिर मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन हो सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन ऑकर इन मसल सेल्स ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़ोरदार अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पर, तो आपके मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम कहीं रनिंग कर रहे हैं, हम कहीं कोई गेम खेल रहे हैं, दौड़ने का, भागने का, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेवी वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन जो सो हो सकता है। बिल्कुल बात सही है यहाँ पर। रीज़न क्या कह रहा है देखिएगा, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल सेल्स कैन बी इनसफिशिएंट ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्टिविटी। तो ये बात भी सही है कि ज़ोरदार गतिविधि या फिर ज़ोरदार जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके दौरान मांसपेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त हो सकती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन में देखा था कि हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आप अगर दौड़ेंगे तो दौड़ने के बाद आपकी सांस फूलेगी। क्यों फूलेंगी? क्योंकि उस वक्त आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन आपका दिल जो सो फास्ट धड़कना स्टार्ट करता है। तो जब हमारी धड़कन बढ़ जाएगी, जब हमारी ब्रीथिंग जो सो वहाँ पर हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी वहाँ पर, तो हमें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और लेवल जब बढ़ेगा तो सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायर बढ़ने की वजह से वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या रहेगा सही? बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी कि आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ तक दोस्तों सभी को क्लियर है, उम्मीद है। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं, और मिलते हैं फिर हम इसके साथ ही अगले सेशन में। जितने भी सेशन की प्रैक्टिस हो रही है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो रहे हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए, और जैसे ही हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे जब ख़त्म होंगे तो हम उसके साथ ही अपने PYQs के क्वेश्चन भी, जितने भी आज तक के सीटेट के पेपर्स के अंदर, या फिर यूपी टेट हो गया, एस्टेट हो गया, महाटेट हो गया, जितने भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ भी पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी हम जो सो जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो सेशन को पूरा देखिएगा हमेशा से। कहीं डाउट है तो आप बता सकते हैं, और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, आपको अगर टेलीग्राम पे हमारा चैनल को ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको दे दी जाएगी। इस नाम से जो सो हमारा टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, सीटेट स्टडी मैथ साइंस। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।